भारत की संसद सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज है। यहां 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें गूंजती हैं। यही कानून लिखे जाते हैं और यही से देश का भविष्य तय होता है। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद को खून से रंगने की कोशिश की गई। एक ऐसा हमला जिसका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, मकसद था भारत के लोकतंत्र को बंधक बनाना। आज हम आपको सुनाएंगे 13 दिसंबर 2001 की वो कहानी, एक साजिश, एक हमला और उन वीरों की दास्तान जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर भारत को झुकने से बचा लिया। 13 दिसंबर 2001, दिल्ली की सर्द सुबह, हल्की धुंध, ठंडी हवा और आम दिनों जैसी भागदौड़। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। संसद भवन के बाहर सुरक्षा गार्ड अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में तैनात थे। अंदर विंटर सेशन चल रहा था। लोकसभा में बहस तेज थी। विपक्ष का हंगामा बढ़ता गया। आखिरकार स्पीकर ने कार्यवाही 3 घंटे के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद से निकलकर अपने सरकारी आवास के लिए रवाना हो गए। विपक्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी भी वापस लौट चुकी थी, लेकिन अंदर अब भी मौजूद थे गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी, कई वरिष्ठ मंत्री और लगभग 200 सांसद। सुबह करीब 11:40 संसद परिसर की ओर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। कार पर लगा था गृह मंत्रालय का स्टिकर, लेकिन वो स्टिकर फर्जी था। कार में बैठे थे 5 आतंकी, AK-47, हैंड ग्रेनेड, RDX और आत्मघाती जैकेट्स के साथ। सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ और तभी आगे बढ़ती है CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी। उन्होंने हाथ फैलाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने गाड़ी नहीं रोकी। तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ी और सामने खड़ी उपराष्ट्रपति की एम्बेसडर से टकरा गई। यहीं खेल बदल गया। टक्कर होते ही 5 आतंकी गाड़ी से बाहर कूदे और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। संसद परिसर एक पल में युद्ध का मैदान बन गया। कमलेश कुमारी हालात समझ चुकी थी। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी पर संदेश दिया, अलर्ट अलर्ट, टेरर अटैक। यह संदेश संसद की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जीवनदान बन गया। दिल्ली पुलिस के ASI ओम प्रकाश तुरंत हरकत में आए। रेड अलर्ट जारी हुआ। सभी गेट तुरंत बंद कर दिए गए। आतंकियों का प्लान था तेजी से अंदर घुसना, लेकिन अब वो फंस चुके थे। लगभग 40 मिनट तक संसद परिसर में भयानक गोलीबारी होती रही। आतंकी आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हर तरफ भारत के जवान खड़े थे। CRPF, दिल्ली पुलिस, संसद गार्ड्स और फिर NSG कमांडोज की एंट्री। एक एक कर 5 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। इस हमले में भारत ने अपने 9 वीर सपूत खो दिए। कांस्टेबल कमलेश कुमारी, ASI ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, संसद गार्ड्स जगदीश प्रसाद और नरेंद्र सिंह और माली देशराज। ये वो लोग थे जिन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर ये एक कदम भी पीछे हटते तो इतिहास कुछ और होता। यह हमला अचानक नहीं हुआ था। 1999 से 2001 तक भारत आतंकवाद के सबसे काले दौर से गुजर रहा था। कश्मीर लगातार जल रहा था। IC-814 कंधार हाईजैक, मसूद अजहर की रिहाई और फिर जैश ए मोहम्मद का उभार, ISI की खुली मदद, ट्रेनिंग कैंप्स, स्लीपर सेल्स, गाजी बाबा हमले का ऑपरेशनल मास्टरमाइंड और भारत के अंदर अफजल गुरु। अफजल गुरु एक ऐसा नाम जो संसद हमले के बाद पूरे देश में नफरत का प्रतीक बन गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर अफजल गुरु ने आतंकियों की मदद क्यों की? अफजल गुरु का जन्म जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में हुआ था। शुरुआत में वो आतंकवादी नहीं था। वो कभी BSF में भर्ती होना चाहता था, कभी डॉक्टर बनने के सपने देखता था। लेकिन 90 के दशक में कश्मीर जल रहा था, युवाओं को गुमराह किया जा रहा था।
आईएसआई समर्थित आतंकी संगठन लड़कों को पैसे, बंदूक और जन्नत के सपने दिखा रहे थे। अफजल गुरु भी इसी जाल में फंसा। वो जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल जैसे संगठनों के संपर्क में आया। हालांकि बाद में वो खुद मानता है कि मैं सीधे तौर पर लड़ाका नहीं था, लेकिन मददगार बन गया था। उसके लिए आतंकवाद अब विचारधारा नहीं, कमाई का जरिया बन चुका था। पैसे, डर और दबाव, तीनों ने मिलकर उसे देश के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब गाजी बाबा और मसूद अजहर ने संसद हमले का प्लान बनाया, तो उन्हें भारत के अंदर एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो दिल्ली जानता हो, सिस्टम समझता हो और शक के दायरे में ना आए। यहीं से अफजल गुरु की एंट्री होती है। अफजल गुरु उस समय दिल्ली में रहता था। उसका काम था आतंकियों के लिए किराए पर घर लेना, सफेद एम्बेसडर कार किराए पर लेना, मोबाइल फोन और फर्जी पहचान के दस्तावेज जुटाना, संसद परिसर की रेकी में मदद करना। नवंबर 2001 में आतंकी दिल्ली पहुंचे। अफजल गुरु ने उन्हें ठहराया। वो खुद आतंकियों के साथ संसद के आसपास घूमता रहा। गेट नंबर 12, कम सुरक्षा, यही उसने चिन्हित किया। 13 दिसंबर 2001, जैसे ही हमला नाकाम हुआ, दिल्ली में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां एक ही सवाल पूछ रही थी, इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद आतंकी अंदर तक पहुंचे कैसे? यहीं से जांच की असली कहानी शुरू होती है। घटनास्थल से सबसे बड़ी लीड मिली, आतंकियों का मोबाइल फोन, वो फोन जो कार में छूट गया था। फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए और नंबर जुड़ते गए। एक नाम बार बार सामने आने लगा, अफजल गुरु। जांच एजेंसियों ने फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले। हमले से पहले अफजल गुरु के नंबर से कई कॉल्स की गई थी। दिल्ली, कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर के पास कुछ कॉल्स सैटेलाइट फोन से जुड़ी थी, यानी सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से। अफजल गुरु का मोबाइल लोकेशन हमले से ठीक पहले संसद के आसपास था और हमले के बाद वो अचानक अंडरग्राउंड हो गया। यही संदेह पक्का हो गया। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने अफजल गुरु को ट्रैक किया। कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए, कॉल रिकॉर्ड्स, किराए की कार के पेपर्स, मकान मालिक की गवाही, तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने आतंकियों की लॉजिस्टिक मदद की थी। उसने ये भी बताया कि आदेश पाकिस्तान से आते थे और मास्टरमाइंड मसूद अजहर और गाजी बाबा थे। अफजल गुरु पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा। मुकदमा तेजी से चला। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सबूत पेश हुए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह हमला राष्ट्र की आत्मा पर हमला था और अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई। 9 फरवरी 2013, तिहाड़ जेल, फैसले को अंजाम तक पहुंचाया गया। अफजल गुरु एक चेहरा था। असल चेहरा आज भी पाकिस्तान में बैठा है। मसूद अजहर आज भी आजाद। लेकिन 13 दिसंबर 2001 ये साबित कर गया, भारत साजिशों से नहीं डरता। भारत झुका नहीं। संसद आज भी खड़ी है। लोकतंत्र आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत इमारतों से नहीं, वीरों के बलिदान से खड़ा है। जय हिंद। ऐसी देश और दुनिया की घटनाओं को संक्षिप्त में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। आगे आप कौन सी घटना को जानना चाहते हैं, कमेंट करें।